सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 5 का प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 का। चलिए आओ देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न नंबर 5 का स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए, इसके आधार पर समतल आविष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। चलिए आओ गॉस की प्रमेय को लिखते हैं। हेडिंग रहेगी भाई हमारी गॉस की प्रमेय। क्या है भाई गॉस की प्रमेय? देखो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताया कि यहां पर इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह भाई किस नियम से? गॉस के प्रमेय से। तो लिखेंगे परिभाषा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब इस गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें क्या करना है? हमें बताना है समतल आविष्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो हेडिंग बेटा हमारी रहेगी भाई अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर, इसी को बेटा बोलते हैं प्लेट। ठीक है। के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मैंने मान लिया भाई एक प्लेट है अनंत विस्तार की। भाई हमने क्या ले ली? एक प्लेट ले ली अनंत विस्तार की। भाई ये हमने प्लेट ले ली। ठीक है, प्लेट PQ। अब इसको क्या करेंगे? जब हम एक समान रूप से इसे आवेशित कर देंगे, प्लेट को हम क्या कर रहे हैं भाई? आवेशित कर रहे हैं। मैंने मान लिया इसको भाई +Q आवेश से आवेशित कर दिया। तो जब आप प्लेट को एक समान रूप से कर दोगे तो भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहां से आवेश कितना हो जाएगा? तो A भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू में A। ठीक। लेकिन गॉस की जो प्रमेय है वह बंद पृष्ठ पे लागू होती है। तो हमें एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण करना होगा जिसपे बेटा क्या हो? एक समान रूप से आवेश वितरित हो। तो हम इससे क्या करेंगे? इस चादर के परिच्छेद से होकर एक बेलन को गुजार देंगे। इससे क्या करेंगे? एक बेलन को गुजार देंगे। ठीक है। ये भाई रहा बेलन को गुजार दिया। ठीक। अब भाई बेलन के भाई कितने पृष्ठ होते हैं? तो बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। देखो, ये वाला जो पृष्ठ कहलाता है ये वक्र पृष्ठ। ये वाला भाई कौन सा बन जाएगा? समतल पृष्ठ। ये भाई कौन सा होगा? समतल पृष्ठ। और ये भाई कौन होगा? ये भी हमारा समतल पृष्ठ।
ठीक, ये हमारा कौन होगा, वक्र पृष्ठ। ठीक, अब देखो मान लिया ये हमारा पृष्ठ है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसके कारण भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इधर या इधर, भाई प्लेट के, जब प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, प्लस का आवेश वितरित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, या तो इधर होगी या भाई किधर होगी, इधर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो आपको बेटा मिलेगी ये, या तो बेटा इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इधर। ठीक, अब चूंकि भाई यहां पर अब क्या होगा, इससे और पूरे पृष्ठ का जो बेलन है, इस बेलन का बेटा यहां पर जो क्षेत्रफल है ए है, ठीक है। अब होगा क्या, इससे निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, और जब वैद्युत बल रेखा निकलेंगी बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो भाई इसके 3 पृष्ठ हैं, बेलन के 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो फिजिक्स कह रही भाई पहले इसके अल्पांश भाग को पता करिए कितना होगा। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो इसका हमने बेटा अल्पांश भाग ले लिया। ठीक, और इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश बन जाता है। तो भाई यहां पर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, अल्पांश भाग का क्या हो जाएगा, डी ए। ऐसे ही भाई इस पर हमने क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया, पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश, ए के आगे क्या लगा दो, डी, क्योंकि आप अल्पांश भाग ले रहे हो। ऐसे ही इस पृष्ठ पे आप बेटा क्या करो, अल्पांश भाग ले लो वक्र पृष्ठ पे, और बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा बराबर 0। ठीक है, ऐसे इधर देखो अल्पांश भाग और की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता डायरेक्शन दोनों एक ही ओर है, थीटा बराबर 0। इधर देखो पृष्ठ की डायरेक्शन ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर, तो थीटा बराबर बेटा कितना होगा यार, 90 अंश। ठीक, तो आप पहले क्या निकालोगे, पहले लिखोगे संपूर्ण बेलन से गुजरने, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसको निकालना है, फाई को, किसको निकालना है, फाई ई को निकालना। तो आप जो यहां पर बेलन के 3 सरफेस है और 3 सरफेस के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है, सरफेस बन के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है फाई E1, ठीक है। इसी प्रकार सरफेस 2 के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है, अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है, इसी प्रकार सरफेस 3 के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है, इन तीनों का क्या कर दो, समाकलन, समाकलन करके क्या कर दो, जोड़ दो, संपूर्ण भाग से पता लग जाएगा भाई कितना वैद्युत फ्लक्स है। ठीक, चलिए तो यहां पर डी फाई बराबर होता है E इंटू में ए डी ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा सरफेस 1 पर, प्लस इसी प्रकार सरफेस 2 पर डी फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा, प्लस सरफेस 3 पर डी फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, सरफेस 1 पर बेटा एंगल कितना है, थीटा बराबर 0। चलो लगाओ, सरफेस 1 पर एंगल E इंटू में डी ए कॉस 0, प्लस सरफेस 2 पे एंगल थीटा बराबर 0 लगाओ, यहां पर सरफेस 2 पर E इंटू में डी ए कॉस 0, ठीक है। इसी प्रकार प्लस सरफेस 3 पर एंगल लगाओ E इंटू में डी ए, सरफेस 3 पर एंगल थीटा बराबर 90। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, यहां पर cos 0 का मान 1, यहां पर भी cos 0 का मान 1, तो यहां बचेगा फाई ई बराबर समाकलन सरफेस 1 का E इंटू में डी ए, क्योंकि cos 0 का मान 1, यहां पर भी cos 0 का मान 1, तो सरफेस 2 पर बचेगा E इंटू में डी ए, प्लस cos यहां पर बेटा cos 0 और cos यहां पर थीटा बराबर 90 है, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये बेटा अगर cos 90 का 0 हो तो ये सबका सब 0, 0 का समाकलन बेटा क्या होगा, 0 होगा। तो E इंटू डी ए बेटा कितना हो जाएगा 2 E इंटू में डी ए। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर फाई ई बराबर 2, डी किसके आगे लगा हुआ, ए के, समाकलन किसका होगा, ए का, तो ई को बाहर निकाल लो, और डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। तो संपूर्ण भाग से वैद्युत फ्लक्स ये निकल रहा है। ठीक,
लेकिन आपको गॉस की प्रमेय की सहायता से बतानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलिए गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू में ए, ठीक है। लेकिन क्यू का मान आप निकाल चुके सिग्मा इंटू ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू में ए से एक कैंसिल, 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट के काट बेटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, नोट करिएगा। इसके बाद भाई 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत का परपथ चित्र की सहायता से कार्य विधि समझाइए। देखो समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे भाई किसको, उत्क्रम अभिन्नत। देखो यहां पर क्या होगा भाई, जब हम पीएन संधि किसे कहेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है पीएन संधि किसे कहते हैं, तो आप बोले सर जब पी क्षेत्र को आप एन क्षेत्र से जोड़ दोगे, पी क्षेत्र को आप किससे जोड़ दोगे, एन क्षेत्र से जोड़ दोगे, तो यह संयोजन आपका क्या कहलाएगा भाई, यह संयोजन पीएन संधि डायोड कहलाता है। क्या कहलाएगा, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड भाई होते हैं किसकी अधिकता, पी एन संधि में जो हमारा पी क्षेत्र होता है इसमें कोटर की अधिकता होती है, और एन क्षेत्र में भाई किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं भाई कौन सा, उत्क्रम अभिन्नत। तो उत्क्रम अभिन्नत में, और ये हमारी कौन है, अवक्षय परत, ये हमारी कौन है भाई, अवक्षय परत, ठीक है। सुनो अब यहां पर क्या होगा कि जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के हम किससे जोड़ दें भाई, धन टर्मिनल से जोड़ दें, बैटरी के किससे जोड़ दें भाई, धन टर्मिनल से। जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, तो यह संयोजन क्या कहलाता है भाई हमारा, यह संयोजन कहलाएगा हमारा उत्क्रम अभिन्नत। क्या बताया, जब आप पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल, एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हो, तो यह संयोजन, यह बेटा क्या कहलाएगा, यह संयोजन हमारा उत्क्रम अभिन्नत कहलाता है। इसमें क्या होगा, पी क्षेत्र में भाई कौन होते हैं, कोटर की अधिकता होती है। कोटर बेटा कैसे होते हैं, कोटर पे धनावेश होता है, तो ये बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर, क्योंकि भैया आकर्षित होंगे, यहां ऋण टर्मिनल है, ये धनात्मक, तो ये बेटा जो कोटर है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर, पी क्षेत्र से जो कोटर है बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और किससे दूर जाने लगते हैं, संधि से दूर जाने लगेंगे भाई, संधि से क्या होंगे, दूर जाना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार अब एन क्षेत्र भैया कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो एन क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ये बेटा जो एन क्षेत्र है वो जुड़ा किससे है, बैटरी के धन टर्मिनल से, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर जाना शुरू होते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल की ओर क्या होना शुरू होते हैं, जाना शुरू होते हैं, ठीक है। जब बैटरी के धन टर्मिनल की ओर जाना शुरू होंगे तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां से ये जो आपकी अवक्षय परत है, ये अवक्षय परत क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी, ठीक है, और अवक्षय परत टूट जाएगी, मतलब इस संधि से धारा का चालन नहीं होता है, इस संधि से धारा का चालन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लेकिन अगर हम क्या करें, धारा का ताप बढ़ाने पर, जो यह धारा है वो कब बढ़ेगी, यह धारा भाई जब हम इसमें क्या करते हैं, ताप को बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उत्क्रम अभिन्नत की स्थिति में जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण उत्क्रम अभिन्नत में धारा के प्रवाह के लिए संधि डायोड का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, संधि डायोड का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ये हमारा ग्राफ रहा, लेकिन अगर आपको बेटा भंजक वोल्टा पूछे तो यहां पर हम दर्शा रहे हैं वोल्टेज को
यहां पर धारा को, विद्युत धारा मिली एम्पियर में, ठीक है। तो यहां पर प्रारंभ में बेटा मान स्थिर रहेगा, फिर अचानक से इसका मान घट जाएगा। तो यही बेटा हमारा जो ग्राफ होगा ये वाला, ये बता रहा हमारी भंजक वोल्टता को, ठीक। आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई 5 का ग प्रश्न बोल रहा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में क्या अंतर है होता है। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। देखिए यहां पर बेटा ये है प्रतिबाधा और ये है प्रतिघात। देखो प्रतिबाधा को लिखते हैं जेड से। जब आप 2 या 2 से अधिक सर्किट को, मैंने क्या बताया, जब आप क्या करोगे 2 या 2 से अधिक सर्किट को जोड़ोगे, अधिक परिपथ को आप जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो यह बेटा क्या बन जाएगी, तो यह बन जाएगी परिपथ की प्रतिबाधा। और इसके अंदर बेटा कौन होता है, इसमें प्रतिरोध भी होगा, प्रेरकत्व भी होगा तथा संधारित्र की धारिता सभी सम्मिलित होंगे, ठीक है। लेकिन प्रतिघात क्या है, प्रतिघात केवल किसमें पाया जाता है, संधारित्र में, संधारित्र, और किसके अंदर पाया जाता है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व में, ठीक है, प्रेरकत्व में। संधारित्र की बेटा यहां पर संधारित्र में जो प्रतिघात होता है उसे XC से, और प्रेरकत्व में जो प्रतिघात होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, XL से प्रदर्शित करते हैं। ये धारा के मार्ग में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट है, लिख लेना। उसके बाद आपको बेटा LCR परिपथ की क्या पूछी है, परिपथ में शक्ति गुणांक, LCR परिपथ में शक्ति गुणांक बेटा cos फाई बराबर होता है R/Z। Z हमारी परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं बेटा cos फाई बराबर R/Z का मान लगा सकते हैं अंडर रूट में XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा हमने लिख दिया शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसके बाद भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 का घ। बोल रहा है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति की संपुष्टि करता है। तो भाई ध्यान रखना, व्यतिकरण की, किसकी करता है भाई, व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की भाई क्या करता है, संपुष्टि करता है। पहले आंसर दे देना, ठीक है। तो आप लोग लाइन में लिख लेना, इसको भी लिख लेना ऐसे करके, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण प्रकृति की संपुष्टि करता है। उसके बाद आपको सवाल दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है भाई, दे रखा है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश में 2 तरंग दैर्घ्य, एक भाई λ1 मान लो, 2 तरंग दैर्घ्य, तो एक λ1 और दूसरी λ2, कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, और कितना है भाई 5000 एंगस्ट्रॉम है। बदलो भाई, बदलो, यहां पर एंगस्ट्रॉम हटाओ, देखो 6 के आगे 3 जीरो होते से 10 की पावर 3, पर एंगस्ट्रॉम हटाओगे मीटर में लाओगे 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई, तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 में से प्लस का 3 गया तो 10 की पावर माइनस के 7 ये मीटर में आ जाएगा। इसी प्रकार λ2 बराबर 5 3 0 10 की पावर 3, एंगस्ट्रॉम हटाओ 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई, माइनस के 10 में से प्लस का 3 गया तो भैया यहां पर बचेगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि झिर्रियों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d, ये λ1 है, ठीक है। झिर्रियों के बीच की दूरी भाई दे रखी है 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, और झिर्री से पर्दा की दूरी कैपिटल D बराबर है 1 मीटर। तो तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी निकालनी है। तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी जहां दोनों तरंगों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाति होती है। देखो संपाति की स्थिति में, संपाति की स्थिति में फॉर्मूला बेटा m+1 बट्टे m बराबर λ1 बट्टे λ2। इसको लिख लो m बट्टे m
प्लस 1/m बराबर लैम्डा 1 का मान है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे लैम्डा 2 का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ये तो कट गया, तो यहां पर इससे भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस 1/m बराबर 6/5। ये एक प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो 1/m बराबर 6/5 माइनस के 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 का एक मल्टीप्लाई करो तो 5 एकम 5 और 6 में से 5 गया तो 1/5, तो 1/m बराबर 1/5। तो यहां से m बराबर कितना मिलेगा आपको 5। ठीक है, अब बात करेंगे दीप्त फ्रिंज की दूरी। दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लेंगे, तो यहां पर xm बराबर होता है m लैम्डा 1 d/d। ठीक है, तो यहां पर xm बराबर m बराबर बेटा कितना निकाला 5, लैम्डा 1 का मान है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, d का मान 1, स्मॉल d का मान 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3। तो यहां पर होगा xm बराबर 6 पंजे 30 गुणा माइनस के 3 है 10 की पावर माइनस के 3, जो ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 7 में से प्लस का 3 गया तो माइनस के 4। ठीक है, 30 को लिख सकते हैं भाई, या एक अंक दशमलव इधर खिसका लो तो 3.0। जब इधर बेटा एक अंक दशमलव खिसकाए घात प्लस की बढ़ेगी, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया माइनस के 3, और ये किस में निकलेगा मीटर में। 10 की पावर माइनस के 3 मीटर इक्वल टू किसके होता है 1 mm के। तो यहां पर xm बराबर बेटा कितना निकाल लेंगे 3 mm। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें लैम्डा 1 के लिए लैम्डा 1 के प्रकाश के लिए हमें निकालनी है फ्रिंज की तृतीय, कौन सी वाली, तृतीय फ्रिंज की दूरी, तृतीय फ्रिंज की दूरी। तो बेटा यहां पर xm बराबर फॉर्मूला वही रहेगा m लैम्डा d/d। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा m लैम्डा 1 d/d, लगाओ मान। m का मान बेटा तृतीय है, कौन सी निकालनी, तृतीय। m लैम्डा 1 का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, d का मान 1 बट्टे स्मॉल d का मान 10 की पावर माइनस के 3, तो 6 18 इंटू जे माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3, तो 10 की पावर माइनस के 7 में से प्लस का 3 गया तो 10 की पावर माइनस के 4, ये मीटर में आएगा। एक अंक दशमलव इधर खिसका लो तो 1.8 इंटू 10 की पावर, इधर खिसकाया घात प्लस की बढ़ेगी, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 3 मीटर, और 10 की पावर माइनस के 3 मीटर बराबर होता है 1 mm के। तो x3 बराबर 1.8, और ये बेटा बन जाएगा 1 mm। ठीक है, इसी प्रकार अब लैम्डा 2 के लिए, अब लैम्डा 2 के प्रकाश के लिए तृतीय दीप्त फ्रिंज, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा x, इसे मान लो 3 बराबर, यहां पर m की जगह लगा दो बेटा 3, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 लगाओ। लैम्डा 2 का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, d का मान 1 बट्टे यहां पर स्मॉल d का मान 10 की पावर माइनस के 3, तो यहां पर हो जाएगा x3 बराबर 5 तिया 15 इंटू जे माइनस के 3 ऊपर जाकर प्लस के 3, तो 10 की पावर माइनस 7 में प्लस के 3 गया माइनस के 4। ठीक है, एक अंक दशमलव इधर खिसका लो तो x3 बराबर ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ये मीटर में हो जाएगा। सॉरी, इधर एक अंक दशमलव खिसकाया घात प्लस की होगी, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया माइनस के 3। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 3 किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, ये 1 mm के, तो ये हो जाएगा 1.5 mm। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से, तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी x बराबर। ठीक है, ये जो आपने दूरी निकाल ली भाई, कहा गया हाँ इसकी दूरी निकाल ली xm, में से घटाओ बेटा तृतीय, पहले निकाल दो, घटा दो x3 को, तो कितना निकाला ये 3 में से घटाओ x3 की वैल्यू कितनी है 1.8, तो ये बेटा मिलेगा आपको 1.2 mm।
ठीक है। और दूसरी में बेटा द्वितीय स्थिति में एक्स निकालना, तो एक्स में से घटा दो ये वाली x3 को, तो यहां 3 माइनस के x3 का मान 1.5, तो बेटा यहां निकलेगा 1.5 mm। ठीक है, ये हमने निकालनी भाई डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, सवाल को नोट करिएगा भाई, नोट करो इस सवाल को। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 के घा का ही अथवा प्रश्न है। ठीक है, 5 का जो घा है इसका अथवा प्रश्न बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, समझो। सबसे पहले भाई यहां पर समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है भाई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखो, जब हम क्या करेंगे, निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यह घटना क्या कहलाई भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, मान लिया यह एक धातु की सतह है और इस पे हम निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का जब हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं तो इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, उत्सर्जित होना शुरू होंगे। इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएंगे, उत्सर्जित होना शुरू होंगे। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, पहला स्टेप पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड में है भाई, यह प्रकाश किस प्रकृति को दर्शाता है। यह प्रकाश के कण की प्रकृति को दर्शाता है। कण की प्रकृति को दर्शाता है। यह प्रकाश किसको दर्शाएगा, प्रकाश के कणों की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप, किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज हो तो निरोधी विभव क्या होगा, धातु के कार्यफलन की भी गणना कीजिए। चलिए देखो, यहां पर आपको एक तो दे रखा है किसको, आपतित एक दहली आवृत्ति V0 बराबर 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और दूसरा है आवृत्ति बेटा दे रखा है 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, निरोधी विभव पूछा है, निरोधी विभव, और उसके बाद बेटा कार्यफलन की भी गणना करवाइए। देखिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कार्यफलन W0 बराबर होता है H इंटू में V0, तो H का मान बेटा कितना होता है, ये प्लांक नियतांक है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल में, और आवृत्ति V का मान बेटा यहां पर 3.3 गुणा 10 की पावर 14। ठीक है, चलिए तो इसको हल करेंगे, 66 गुणा 33, 3 18 और 19। ठीक है, यहां पर ऐड कर रो, 8 और 9 17, 9 10 और 11, यहां पर 21 78, तो यहां पर हो जाएगा 21 78, 1 2 अंक दशमलव है इंटू 34 में से 14 गए तो 20, माइनस के बचेंगे और माइनस के हो गए 20। ठीक है,
लेकिन एक अंक दशमलव और इधर खिसका दो, तो यहां पर हो जाएगा W नॉट बराबर 2.17 इंटू एक अंक दशमलव इधर 8 और लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक अंक दशमलव इधर खिसकाया, घात बेटा प्लस की बढ़ेगी, तो माइनस के 20 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 19, और ये किस में निकल आएगा भाई, जूल में। ठीक, पहले इतना निकालना। अब यहां पर ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वह H कोष्टक में B माइनस के B नॉट, ये आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ाया था, उसमें करा दिया था, ठीक है। लेकिन निरोधी विभव में यही बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। H का मान H का मान लगाएंगे भाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। उसके बाद V का मान भाई कितना है, V का मान है 8.2 गुणा 10 की पावर 14 में से घटाओ V नॉट का मान कितना है, V नॉट का मान है 3.3 गुणा 10 की पावर 14, ठीक है। चलिए, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और इंटू घटाओ, यहां पर 8.2 में से 3.3 गया तो बचेगा यहां पर 12 में से 9, और यहां पर बचेगा 7, यानी 4.9 इंटू 10 की पावर 14, क्योंकि दोनों जगह से बेटा कौन कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर 14 कॉमन आ जाता तो 8.2 में से घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 6 कर दीजिए 6.6 में मल्टीप्लाई 4.9, 9 छिक्के 54 और 9 छिक्के 54, 54 और 5 59, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 2 26, 4 9 और 4 13, 5 6 11 और 1 12 और 2 और 3, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 32 34, 2 अंक दशमलव है, इंटू 34 में से कितने गए भाई, 34 में से 14 गए तो 10 की पावर माइनस के 20, तो एक अंक दशमलव इधर और खिसका दो, तो 3.23 इंटू 10 की पावर 4 लिख दो, इंटू 10 की पावर बेटा कितना बचेगा, माइनस के 19, क्योंकि एक अंक दशमलव इधर खिसकाया, ठीक है। ई गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो विभव B बराबर हो जाएगा 3.234 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे E। इलेक्ट्रॉन का मान लगा दो बेटा, इलेक्ट्रॉन का मान लगाएंगे, कितना हो जाएगा, मान लगाएंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3.234 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये तो कैंसिल, देखो तो यहां बचेगा B बराबर 3.234 बट्टे 1.6। अब देखो 2 जीरो और बढ़ाओ, दशमलव कैंसिल, 16 का भाग कर दो बेटा, भाग कर दो भाई, तो यहां आ जाएगा 2.02 वोल्ट, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई इसको।